Hello dear students. Students, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. Students, I am Neha Goyal and today in this part we will discuss how to make equations more informative. यानी कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम राइट करते हैं तो उसको किस तरीके से राइट करें कि हमें उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो फर्स्ट वन इज इंडिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है? इंडिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, कि जब हम किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिजिकल स्टेट्स को। फिजिकल स्टेट्स हम किसकी दिखाएंगे? देखो केमिकल इक्वेशन है तो दो ही सब्सटेंसेस होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इट मींस जब भी हम फिजिकल स्टेट्स दिखाते हैं, किसकी? रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट की। तो ऐसे में फिजिकल स्टेट्स दिखाने से भी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए, फिजिकल स्टेट्स आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एस। लिक्विड के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल। एंड गैसेस के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जी। ओके, और स्टूडेंट्स आपको एक और स्टेट देखने को मिलेगी, दैट इज एक्वस। एक्वस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AQ से। एक्वस क्या होता है? जैसे मैंने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट तो सॉलिड फॉर्म में है, बट जब हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्ट का। ओके, तो इट मींस एक्वस का मीनिंग क्या है? इट मींस वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। इज इट क्लियर? अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके सामने एक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। काफी बार हम क्लास में कर चुके हैं ये। जिंक, Zn सिंबल है जिंक का। जब हम जिंक को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या है यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हाट वी विल गेट? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। ओके, तो जब भी हम जिंक को रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमें ये तो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करते ही हमें 2 प्रोडक्ट दे दिए, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, जिंक H2SO4 that react with each other and give जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स अभी देखिए, यहाँ पर जो जिंक है वो किस फॉर्म में लिया है हमने? सॉलिड फॉर्म के अंदर। ओके, यहाँ पर जो H2SO4 है वो हमने किस फॉर्म में लिया है? एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मीनिंग क्या है? देखिए लैब के अंदर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो जब मैंने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, उसको डाइल्यूट बना लिया, ठीक है। तो जब भी देखो लैब में H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जब भी हम उसको डाइल्यूट बनाते हैं तो वाटर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे। ओके, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा? एक्वस बन जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो जिंक मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? एक्वस फॉर्म में, जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन किस फॉर्म स्टेट में होती है? गैसियस स्टेट में। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है या ये इक्वेशन हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है? इंफॉर्मेटिव का मीनिंग ही यही होता है, इंफॉर्मेशन देना। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है? नीचे वाली ना, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि जिंक मुझे सॉलिड स्टेट के अंदर लेना है। यहाँ मुझे क्लियर नहीं था कि H2SO4 मुझे लिक्विड फॉर्म में लेना है या फिर एक्वस फॉर्म में। H2SO4 अगर मैं लिक्विड फॉर्म में लेती तो उसका मतलब था कि ओनली मैंने H2SO4 ही लिया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, बट यहाँ पे एक्वस का मीनिंग क्या है कि मैंने उसके अंदर वाटर भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमारे पास, देखो प्रोडक्ट की भी हमने स्टेट शो कर दी है कि एक्वस जिंक सल्फेट मिलेगा और गैसियस फॉर्म में यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगी। तो ऐसे में हम उस रिएक्शन को करने से पहले ही क्या करेंगे? देखेंगे कि रिएक्टेंट्स हमें किस स्टेट के अंदर लेने हैं। ओके, तो ऐसे में जो नीचे वाली इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे दे रही है हमें, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट्स हैं यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो इस तरह से अगर हम हर एक इक्वेशन
रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर दें कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसेस में है, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए सेकंड पॉइंट। फर्स्ट तो हमने कर लिया कि फिजिकल स्टेट्स दिखाने से भी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेकंड वन है स्टूडेंट्स कि जब भी हम इंडिकेशन कर दें किसका, हीट चेंजेस का, इट मींस जब भी हम हीट चेंजेस को दिखा दें कि वहां पर हीट चेंज कैसे हुई है, वहां पर हीट रिलीज हुई है या फिर वहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो ऐसे में भी हमें वहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, हीट चेंजेस के अकॉर्डिंग टू टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक तो ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ओके, और एक ऐसे टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यूज होती है, ओके। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है तो उनको हम क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, यूज होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम कैसे हीट चेंजेस को इंडिकेट कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। तो ये हमने कल भी किया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जो वर्ड है वो टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो मींस आउटसाइड, थर्मिक मींस हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स आप मुझे भी ये बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है, मींस पहले रिएक्टेंट वाली साइड हमने हीट नहीं दी बट प्रोडक्ट वाली साइड हीट रिलीज हुई है। तो इट मींस अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड, हमें क्या राइट करना चाहिए यहाँ पर, हीट। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक में होता ही यही है कि हीट रिलीज हुई है, मतलब हीट बनी है। तो हीट बनी है ये मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड हीट राइट कर दूं तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि वहां पर हीट रिलीज हो रही है। जैसे कि हमने कल एग्जांपल किया था कि जिंक जो सॉलिड फॉर्म में जब हम उसको ले लेते हैं, H2SO4 जो कि किस स्टेट में होता है, एक्वस में। अभी हमने किया इससे पहले वाला एग्जांपल, तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 जो कि एक्वस स्टेट में होता है एंड हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में होता है। स्टूडेंट्स अभी देखिए कि यहाँ पर हीट रिलीज होती है या नहीं। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर H2SO4 और जिंक ले लेते हैं तो आप क्या देखोगे कि वहां पर जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस वहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है और आप उस कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखोगे तो आप क्या देखोगे कि वो कॉनिकल फ्लास्क गर्म फील होता है आपको। जैसे ही आप उसको टच करोगे तो कॉनिकल फ्लास्क आपको फील होगी कि वो वार्म हो जाती है। तो गर्म क्यों हुई वो, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि वहां पर हीट रिलीज हुई है। तो यहाँ पर हीट रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, तभी मैंने प्रोडक्ट वाली साइड क्या मेंशन कर दिया, हीट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है तो इसी वजह से मैंने प्रोडक्ट वाली साइड हीट को मेंशन कर दिया है। तो ऐसे में अगर मैं फिजिकल स्टेट्स दिखा दूं, देखिए यहाँ पर, और फिजिकल स्टेट के साथ साथ अगर मैं हीट चेंजेस भी दिखा दूं तो मुझे उस इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देखिए अभी सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, जब भी कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, देखिए कार्बन की स्टेट कौन सी होगी यहाँ पे, सॉलिड, ऑक्सीजन की गैसियस स्टेट, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कौन गैस है ना, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया G यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है गैस को। प्लस में स्टूडेंट्स देखिए जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलता है, CO2 गैस, प्लस वहां पर क्या रिलीज होती है, हीट। ओके, तो यहाँ पर भी हीट रिलीज हुई है, सो दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तभी मैंने हीट को कहाँ रिप्रेजेंट किया है, प्रोडक्ट वाली साइड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा, कंबशन।
जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंबशन। स्टूडेंट्स देखिए कंबशन फ्यूल्स का भी होगा, कंबशन फूड का भी होता है। और अगर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी थोड़ी देर में, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड का कंबशन होता है तो उस टाइम हमारे लिए फ्यूल कौन वर्क करेगा, ग्लूकोज ही वर्क करता है, ठीक है। तो अभी देखिए कंबशन ऑफ फ्यूल मैं ले सकती हूँ सीएनजी। सीएनजी क्या होता है, सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड सीएनजी के अंदर जो मेन कंपोनेंट रहेगा स्टूडेंट्स वो क्या होता है, मीथेन। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। हाँ जी, अभी देखिए जब भी हम CH4 हमने मीथेन ले लिया, ठीक है, फ्यूल ले लिया, कौन सा, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज मीथेन। इस मीथेन को मैंने कंबशन करवाना है, उसका कंबशन करवाएंगे तो इट मींस वो उसको बर्न करवाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इट मींस जो ये मीथेन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो इट मींस यहां पर भी एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो इसी वजह से इसको भी हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इट मींस ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी, जो एनर्जी है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए कंबशन ऑफ फूड। फूड देखिए जब भी हम फूड खाते हैं तो फूड जब भी हम ईट करते हैं तो उस फूड से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ काम इतना सा है कि जो हमने फूड ईट किया उस फूड में से फूड का जिस फूड का डाइजेशन हो जाएगा उस फूड से हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। सो हियर इट इज ग्लूकोज। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया कि जो भी हमने फूड ईट किया उस फूड से हमें मिल जाएगा ग्लूकोज। और यहाँ पर भी हम कंबशन की ही बात कर रहे हैं फूड के, सो वो भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, CO2 वाटर प्लस एनर्जी। तो ग्लूकोज हमें फूड से मिला, ऑक्सीजन जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो क्या मिलेगा हमें, CO2 वाटर प्लस एनर्जी। तो एनर्जी तो फिर यहाँ पर भी रिलीज हुई है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप मुझे ये बताइए कि जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कौन सी, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम, रेस्पिरेशन। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए बॉडी के अंदर ग्लूकोज होगा जो भी हम फूड ईट करते हैं, और वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिल जाएगा हमें, CO2 वाटर प्लस एनर्जी। तो जब हमें फूड से एनर्जी मिलती है, या फिर हम शॉर्टली कह सकते हैं कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सेल में, बिल्कुल ठीक है, बट सेल के अंदर भी किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के जिसके अंदर हीट रिलीज हुई है। तो ऐसे में हमें वहां पर हीट चेंजेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एनर्जी चेंजेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हमें उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। अभी देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडो मींस इनसाइड, थर्मिक मींस हीट। सो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हीट यूज होती है, मींस हीट अंदर देनी पड़ती है, तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमें हीट देनी पड़ रही है तो इट मींस हम हीट को किस तरफ लिखेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड या रिएक्टेंट वाली साइड। सिंपल सी बात है, हम रिएक्टेंट वाली साइड लिखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स लेते ही रिएक्टेंट के साथ हमें हीट को देना पड़ रहा है, हम हीट दे रहे हैं, रिएक्टेंट लेते ही उसको हीट देते हैं। सो इसी वजह से उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और हीट को हम हमेशा किस तरफ राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड,
यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने कल एक एग्जांपल किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पर मुझे हीट देनी पड़ी ना, सो मैं रिएक्टेंट वाली साइड हीट राइट कर सकती हूँ ना। तो इससे क्या पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हमने हीट दिया तो क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते ही कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला हमें। तो ऐसे ही हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, KClO3, इसको भी जब हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, KCl प्लस में O2। ठीक है, तो इस जब मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ कि KCl को हीट देते ही हमें क्या मिलेगा, KCl प्लस O2। तो यहाँ पर भी मैंने हीट चेंजेस को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो आई थिंक स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होंगे कि जब भी हम फिजिकल स्टेट्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके, फिजिकल स्टेट्स के साथ साथ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसको, हीट चेंजेस को, तो ऐसे में भी वो केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। थर्ड वन है इंडिकेशन ऑफ कंडीशंस। इंडिकेशन ऑफ कंडीशंस, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इंडिकेशन ऑफ कंडीशंस का मतलब है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उस टाइम हमें क्या क्या कंडीशंस देनी पड़ती हैं, मींस क्या क्या हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सब कंडीशंस को मेंशन कर दें, देन भी केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। जैसे कि देखिए अभी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट चाहिए होती है तो हम उसके लिए क्या बना देते हैं, इस तरह से डेल्टा बना देते हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वहां पर हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। सेकंड वन देखिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कैटालिस्ट यूज होता है तो अगर हम उस कैटालिस्ट को राइट कर दें एरो के ऊपर, ओके, उस कैटालिस्ट को एरो के ऊपर राइट कर दें, देन भी हमें उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी आपको डाउट होगा कैटालिस्ट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये साइन मैंने राइट किया है इंक्रीज के लिए। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का मतलब है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी तो रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। अभी देखिए जैसे KClO3 है, KClO3 को हीट किया तो क्या मिला, KCl प्लस O2। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने हीट चेंजेस को तो दिखा दिया, बट साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे कौन सा कैटालिस्ट यूज करूंगी, MnO2, दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि एज अ कैटालिस्ट है, जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो इट मींस स्टूडेंट, इस तरह से अगर हम कैटालिस्ट राइट कर दें, हीट चेंजेस राइट कर दें, तो हमारे लिए केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती हैं। आई थिंक स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।